एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ न्यूज रिव्यूज। मैं दिलजीत कौर वजीर एक बार फिर से हाजिर हूँ अपने शो चिट चैट विद दिलजीत वजीर में। व्यूअर्स, आज शो में मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रिया सिंह चौहान जी। मैम, यू आर वेरी मच वेलकम इन आवर चिट चैट शो। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। सुप्रिया मैम, सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को डिटेल्स में बताएं। दिलजीत जी, आपका तो पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया और आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं 4 लफ्ज अपने बारे में कह सकूं। मैं तो बड़ी ही सी अभी हूँ इस समाज में। आई एम 89 बॉर्न। और सबसे बड़ी बात यह है कि बचपन से ही एक शौक था काम करना। जी मतलब अभी तो कुछ उतनी जो हमारे सिविल समाज में इतने लोग हैं जिनका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, उनके सामने आई एम जस्ट अ न्यू बॉर्न। मेरी उनके सामने शख्सियत अभी बनी भी नहीं है। लेकिन बचपन से ही एक शौक था। मतलब जहां कभी गलत खाना, जहां कहीं क्या एनिमल्स के खिलाफ देखा, जहां कहीं बच्चों के खिलाफ देखा, वहां पता नहीं अंदर ही कुछ हुआ, नहीं आई। जी अभी तक मैं अपने आप से भी कभी जवाब मांगती हूँ कि सुप्रिया क्या जरूरत है, हर जगह जहां कुछ होता है ऐसा गलत, वहां एक सेकंड में तुम्हारे जो इमोशंस है वो जाग जाते हैं, ऐसा क्यों है? मैं आपको सच बोलूं, आप इसको मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कह सकते हैं, मेरे अंदर कोई फॉल्ट हो सकता है, मुझे नहीं पता इसको दुनिया इस तरीके से समझती है। लेकिन जी, जहां मैं कहीं किसी के साथ परेशानी होती देखूं, वहां मेरे ऑटोमेटिकली मेरे अंदर के जो मेरे ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जरासीम, जो जर्म्स है ना, वो बोलते हैं। वो कहते हैं नहीं, यहाँ यू नीड टू इंटरवेन, यहाँ आपको बोलना है। और घर वालों का बहुत बड़ा साथ रहा। देख, मैं मुझे ये लगता है और मुझे हमेशा घर वालों ने ये फील करवाया कि आप बेटी नहीं है, जी आप, मतलब वो जो एक समाज में नाम है ना बेटी होना, जी उन्होंने कभी मुझे ये फील नहीं कराया कि आप बेटी हैं जी तो आप घर बैठ जाएं, आप बेटी हैं इस वक्त ना आए, आप बेटी हैं वहां ना जाए। कभी उन्होंने मुझे ये फील नहीं करवाया कि भाई यू नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय अस। उन्होंने कभी नहीं बोला कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए पापा हैं, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रदर्स हैं, जी, कल को शादी होगी तो हस्बैंड होगा। उन्होंने यही कहा, आप एक अपने आप में शख्सियत हैं बिल्कुल और आपको अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करना है। और जी हाँ, मैं चाहूंगी कि जैसे मेरे माँ बाप हैं, वैसे अगर इस संसार में सबके पेरेंट्स हों तो वजीर साहिबा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये दुनिया इतनी खूबसूरत हो जाएगी, हमें कभी नारा नहीं लगाना पड़ेगा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। किसी को भी जो बच्चियों के खिलाफ अत्याचार होते हैं ना, जी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि सभी सुप्रिया सिंह चौहान नहीं होते, सभी उनके घर वालों की तरह नहीं होते। लेकिन हाँ, हम सबकी ये कोशिश हर वक्त रहनी चाहिए कि हम अपनी बेटियों को देखें। हम हर टाइम हम विक्टिम कार्ड नहीं प्ले कर जी सकते। मैं क्यों हर वक्त बोलूं कि मैं कमजोर हूं? जी मैं क्यों हर वक्त, मुझे तो मेरे घर वालों ने कभी बोला ही नहीं कि मैं कमजोर हूं। जी, बिल्कुल उन्होंने मुझे कभी ये फील भी नहीं, शायद मेरे पास को फोन आ जाता था कि भाई इस वक्त आप घर की दहलीज के अंदर होने चाहिए, पर मैंने अगर कहा कि मैं 11 बजे रात को वापस आऊंगी, तो मुझे 11:01 पर फोन कॉल आती है और वो भी ये आती है कहाँ है, तो मेरा आगे से जवाब होता है आ गई। तो आप सोचिए, मैं इस माहौल में, हम इस माहौल में, और मैं, आपको पता है, मैं जी साहिबा, मैं वो समाज देखना चाहती हूँ जिस समाज में इतनी मोहब्बत हो बेटियों के प्रति, इतनी मोहब्बत हो अपनी बच्चियों के प्रति, कि जब घर में बेटी पैदा हो ना, देखें आप, जैसे जी हमारे में और जानवरों में उल्टी बात होती है। बिल्कुल जैसे एक गाय भैंस के घर बछड़ी होती है तो जश्न का माहौल होता है, बिल्कुल और जैसे ही उसके घर में एक बच्चा होता है या छोटा काफ होता है तो उस घर में रोने का माहौल हो जाता है। वो कहते हैं ओहो, अब इसको कहाँ देना है। ये जी जी उल्टा है, निजाम ही उल्टा कर दिया है। पर मैं चाहती हूँ जिस घर में आप देखें वी को एग्जिस्ट, हम आदमियों के बिना हमारा एग्जिस्टेंस जीरो है, जी वैसे ही उनकी हमारे बिना जीरो है। मैं चाहती हूँ एक ऐसा समाज बने जहां बेटियों के जन्म का जश्न हो। और ये मुझे आज से नहीं, ये मेरी बचपन से ख्वाहिश है, और मुझे पता है अगर हम इस पर लड़े तो ये मेरी ख्वाहिश जरूर पूरी बिल्कुल होगी। मैम। और जानवरों के लिए मुझे इतनी मोहब्बत है, जब मैं देखती हूँ कि एनिमल्स, बर्ड इतने एक्सट्रीम वेदर में
कैसे बाहर उड़ रहे होते हैं, कैसे बाहर घूम रहे हैं, अगर हम उनको नहीं खिलाएंगे, अगर हम उनको फीड नहीं करेंगे, आप ये सोचिए वो तो बेबान है, वो तो वॉइसलेस है। तो बचपन से हमेशा यही शौक रहा कि उन लोगों की मदद की जाए जिनकी मदद के लिए कोई नहीं आता। तो ये छोटी सी एक चली, और आगे मैंने इंजीनियरिंग की, फिर मैंने वकालत की, मैं वकालत कर रही हूँ, आई एम परसुइंग हायर स्टडीज ऑल्सो। लेकिन जो मोहब्बत मेरी वकालत के साथ है वो मेरी मोहब्बत किसी और के साथ नहीं है। जी मैम, रिसेंटली you were seeing supporting families who were thrashed by the JDA from illegal encroachment. What is the reality behind this act of JDA? हाँ, यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू आस्क्ड मी। एंड अभी भी अभी भी कोई 10 मिनट पहले मैं वहीं से आई हूँ, एंड आप ये देख सकते हैं दिस वेरी ब्यूटीफुल हमारे भारत का ये साइन, हमारे ध्वज का ये साइन, ये आज वहां हमने ध्वज लहराया, अपना राष्ट्रीय ध्वज लहराया। और 11:30 बजे देखिए, लोग किस चीज को किस तरीके से प्रोजेक्ट करें, हमें उससे नहीं देखना, हमें ये देखना है। देखिए, मैंने आपको पहले, आपके सवाल का मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि मेरे को बचपन से क्या शौक है। मतलब मुझे नहीं शौक है कि मैं कुछ वैसा करूं जिसमें आपको आप यू वांट पब्लिसिटी, लेकिन ये कुछ ऐसे काम होते हैं, ह्यूमेन ऐसे काम होते हैं, जब आप इनको खुद करते हैं, लोग आपके साथ चलना शुरू हो जाते हैं। लोग देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो लीड नहीं ले सकते, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो आपके पीछे जरूर रहते हैं। वो चाहते हैं कि कब ऐसा बंदा कदम उठाए और हम उसके हाथ को पकड़ ले, उसके दामन को पकड़ ले। और ऐसा ही हुआ। देखिए, 11 जनवरी को बिना नोटिस के, इतनी ठंड थी, आपको खुद पता है, लोहड़ी के आगे पीछे तूफान ठंड थी, और 11 जनवरी को सुबह 6 से 7 से 8 जेसीबी आती है जेडीए की, और वहां जो रूपनगर में फैमिलीज हैं जिनका ये क्लेम है, सिर्फ उनका क्लेम नहीं है, वहां रहने वाले हर एक जो नागरिक है, क्या वो मनहास बिरादरी है, क्या वो सलाथिया बिरादरी है, क्या वो ब्राह्मण है, आई मीन इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, वहां जितने लोग वो कहते हैं कि भाई हमें ये पता कि ये लोग यहाँ बसने वाले हैं 47 से पहले, आई मीन जब पार्टीशन भी नहीं हुआ। क्योंकि वो, अगर आप, मैं आपको जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप कल वहां विजिट करें और आप देखें, आप खुद जायजा लें कि क्या वो जगह ऐसी हो सकती है जहां पर वो भूमाफिया है और उन्होंने जगहें एंक्रोच की हैं। देखिए, मैं आज ये देखकर मेरे को इतनी हैरानी हुई कि यार इनकी लाइफस्टाइल कितना मुश्किल है। तो 11 जनवरी को सुबह 8 बजे के करीब, जब ठंड में हम लोग अपने बिस्तर में लेटे होते हैं, उस दिन वहां पर उन्होंने पीला पंजा चलाया, और आप हैरान हो जाएंगी, आप भी एक नारी हैं, मैं भी एक नारी हूं, आप देखेंगे पहले क्या तोड़ा जनाब, पहले तोड़े बाथरूम, पहले तोड़े उनके पानी की टैंकियां, ताकि जो बेसिक नेसेसिटी है जीने के लिए उसको खत्म करेंगे, ये भागेंगे इधर से। उनको नहीं पता था कि अभी भी इंसानियत है लोगों में। आप मुझे बताएं, लोग जो मर्जी कहें, बहुत सारे हर जगह ये नैरेटिव होता है, हमें उससे हारना नहीं होता। कहा जाता है जी ये पैसे खा रहे हैं, कहा जाता है ये लोग पर्टिकुलर समुदाय को सपोर्ट कर रहे हैं। देखें, आपने सपोर्ट करना है इंसानियत को। और जब मैं वहां गई, जब मैंने वहां देखा, मैं सच्ची बोल रही हूँ वसीर साहिबा, मेरा दिल दहल गया। क्योंकि जब आप देखते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, नन्हे नन्ही जान, जिनको ये पता भी नहीं कि वायलेंस क्या है, आप उनको खुद सिखाते हैं। कोर्ट का कोई डेमोलिशन नोटिस ऑर्डर नहीं था, इन जेडीए ने उनको कोई डेमोलिशन नोटिस नहीं दिया। ये आए, जेसीबी लाई, इन्होंने उनके आदमी उठाकर बिठाए अपने पुलिस स्टेशन में और अपने ऑफिस में, और वहां आकर इन्होंने और आप देखिए, सबसे बदकिस्मती की बात यह है, उन घरों की दीवारें और छतें इन्होंने तोड़ी जिन घरों के बच्चे सरहदों पर देश की हिफाजत रहे हैं। मैं हैरान हो गई, मैं परेशान हो गई। आप सोचें, क्या इनके दीवार तोड़ने से वो फौजी भारत माता को गाली निकालेगा? नहीं निकाले, मुझे यकीन है, क्योंकि ये ऐसी कौम है, ये गुज्जर ही ऐसी कौम है, गुज्जर बकरवाल, जो हमारे फौजियों को बड़े बड़े एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में, जंगलों में, आप देखें किसी भी जंगल में अगर आपको ध्वज दिखेगा ना लहराता हुआ, वो गुज्जर का घर होगा। और अगर आज आप किसी भी आर्म्ड फोर्सेस से बात करें,
पैरामिलिट्री से बात कर ले, अगर आप उन्हें कहेंगे ना कि गुज्जर ये नेशनलिस्ट नहीं है, एंटी नेशनल है, वो आपको वही गालियां निकाल के चुप करवा देंगे। वो कहेंगे अगर एक ही कौम है जिसकी इंटेग्रिटी डाउट नहीं कर सकते, वो है गुज्जर। देखिए, मैं आई डोंट सपोर्ट एनक्रोचर्स। हमारी मुहिम आज से कई सालों पहले शुरू हुई है एनक्रोचर्स के खिलाफ, लेकिन ये एनक्रोचर्स नहीं है, ये यहाँ के लोग हैं जो यहाँ पर पिछले कितने सालों से रह रहे हैं, जिसका, हाँ एक बात कहूंगी, चालाक नहीं थे, भू माफिया की तरह चालाक नहीं थे। चालाक होते तो जमीनें अपने नाम कराकर आधी बेच डाली होती। अगर आप वहां जाएंगी, आप देखेंगी कि उस जमीन की कीमत कैसी है। अगर भू माफिया होता, लैंड ग्रैबर होता, तो जनाब एक इंच जमीन दिखती वहां। जी मैम, जो 127 तो ये जी जो 127 फैमिलीज हैं जिनको ये प्लॉट्स अलॉट किया गया, रजिस्ट्री भी उनके नाम पर है, वो फैमिलीज भी तो सफर कर रही हैं। उनके लिए क्या अल्टरनेट निकलेगा? बिकॉज 10 lakhs नॉट अ स्मॉल अमाउंट। उनके लिए वजीर साहिबा, उनके लिए पूरी साथी है हमें, लेकिन फ्रॉड कमिट किया है जेडीए ने। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर जेडीए, मुझे पता है आज वो 127 फैमिलीज बोले कि हमने स्पॉट इंस्पेक्ट किया, हमने जगहें भी देखी, आप मुझसे खून से लिखवा लें, वो जगह पे नहीं गए हैं, सारी अलॉटमेंट कागज पत्रों में हुई है। ओके। आप देखें, जिस जेडीए के पास 2014 में पोजेशन तक नहीं थी, फैसला कोर्ट के अंदर था, उस जेडीए क्यों फ्रॉड किया उन 127 लोगों के साथ जिन्होंने अपनी हार्ड अर्न मनी, आप देखें आशियाना ऐसे नहीं बनता है। बिल्कुल। 127 फैमिलीज में से एक हमारे अपने कलीग हैं जिनको जिनकी हमने कैंपेन की, जिनको हमने वोट देकर अपना बार का जनरल सेक्रेटरी बनाया। तो क्या हम उनके खिलाफ जाएंगे? जिनकी हम कैंपेन कर रहे हैं, जिनको हमने अपना जनरल सेक्रेटरी बनाया, और वो हमारे भाई हैं, लेकिन उनका देखें, 127 फैमिली की लड़ाई होनी चाहिए जेडीए के साथ, ना कि इन लोगों के साथ जो गरीब वहां में। आप वजीर साहिबा, अगर आप वहां जाएंगे ना, आप उनके लिबास से आप बताएंगे कि ये चोर है, या ये करोड़पति है, या ये भू माफिया है, या ये सादा आम इंसान है। देखिए, हम मजहब पे क्यों जाए? हम क्यों जाए मजहब पे? अगर वहां गुज्जर की जगह कोई और होता, हमारा हिंदू भाई होता, हिंदू बहन होती, तो क्या हमें लड़ाई नहीं लड़नी थी? आज तो ये जनाब, आज तो ये फैशन ही हो गया यहाँ पर कि अगर आप हिंदू हैं और हिंदू की बात करते हैं तो आप अच्छे हैं। बिल्कुल। तो अगर आप हिंदू हैं और मुसलमान की बात करते हैं, आप एंटी नेशनल हैं। बिल्कुल। आपकी तब भारत की एकता और अखंडता को बहुत खतरा है। ये नैरेटिव नहीं चलने वाला, और ना ही हम इसको चलने देंगे। अगर आप हमारे धरना साइट पे आएंगी तो आप खुद देखेंगी कितना पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा है। लोगों ने बहुत कोशिश की अलग रंग देने की, लेकिन वो नाकाम हुए। मैं सबसे जरूरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जिसका जिक्र अक्सर सुनने को मिलता है, लॉ हैज ड्यूल स्टैंडर्ड्स। अमीर के लिए कुछ और, गरीब के लिए कुछ और। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखती हैं? जैसे कि मैं आपको बताऊं, लॉ के लिए, लॉ के दो स्टैंडर्ड्स नहीं है। लॉ का एक ही स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड डबल है अथॉरिटीज का। जब आप न्यायाधीश के पास न्याय के दरवाजे को खटखटाते हैं ना, वहां वो ये नहीं देखते कि वहां सुप्रिया सिंह चौहान है या एक आम शहरी है जम्मू का। वो देखते हैं तराजू, जिसके हक में फैसला, किसके हक में फैसला होना है। शायद वहां मैं एक लेजिटिमेट ओनर हूं, शायद मेरे पास लॉफुल पोजेशन हो, अगर मेरे पास कागज नहीं है अपनी उस चीज को प्रूव करने के लिए, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि कानून की देवी की आंखों पे पट्टी है। क्यों पट्टी है? उसके सामने आप जो पेश करें वो उसको देखकर न्याय देंगी। लॉ में मोरालिटी और इमोशंस की कोई जगह नहीं है। okay. लेकिन जी After abrogated 370, how much changes in law applicable in JKUT High Court? कितने laws इजी हुए लोगों के लिए और कितने मुश्किल? डिटेल में बताएं प्लीज। मैं आपको क्या बताऊं, लोगों की बात छोड़ो, पहले तो वकीलों की बुरी हालत होगी 370 के टूटने से। क्यों? क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन चला गया हमसे। हमारी जुडिशरी के पास रजिस्ट्रेशन था, लोग इतने मजे से आते थे। देखें, रोज जज कोर्ट में बैठते, कोई जी हजूरी की जरूरत नहीं थी। जज साहब आते थे, रजिस्ट्री पे साइन करते थे, विटनेस देखते थे, चल बात खत्म। आज आप जाएं
रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में आपको डेटे मिलती हैं। आप जाए रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, आपको ये सुनने को मिलता है जी तहसीलदार साहब फलानी जगह लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने गए हैं, फलाने भैया छुट्टी पे हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज हमारी जुडिशरी ने बर्दाश्त की। लेकिन देखिए ये लोगों का फैसला है, ये लोगों ने ही सरकार बनाई है, लोगों का फैसला है। सर में जो फैसला ले, हमें बहुत दुश्वारियां हमने देखने को हमें मिली और वकीलों को सबसे ज्यादा, लेकिन कोई मेजर लॉज की चेंजेस नहीं आई जो यहाँ के अपने लोकल लॉ रहे। हाँ कुछ अच्छी चीजें आई हैं। अब देखें जैसे मैंने आपको बोला हमारे इस टाइम पर विमेन कमीशन, अकाउंटेबिलिटी कमीशन, इंफॉर्मेशन कमीशन सब उड़ा दी गई और आज तक देखें आप कब कब हुआ था ये 5 अगस्त 2019, आज क्या है 26 जनवरी 2022 तक ये लोग कमिश्नर नहीं बना पाए। क्या आपको लगता है क्राइम रेट कम नहीं हुआ? बढ़ा नहीं, कम हुआ है, बड़ा है। इस पेंडेमिक के दौरान ही 4 से 5 गुना डोमेस्टिक वायलेंस केसेस बढ़े, लोगों अत्याचार हुए, रेप हुए। आप देखें कल भी 8 साल की बच्ची का दिल्ली में रेप हुआ है और दैट गर्ल इज फाइटिंग फॉर हर लाइफ। तो बात ये है आप लड़े गलत के लिए, जो गलत है उसको खत्म करने के लिए लड़े आप। जो लोग सही काम करना चाहते हैं आप उनको भी करने दें, जो औरत कहीं किसी के लिए बोलती है आप उसको बोलने नहीं देते, और एक तरफ से आप कहते हैं औरत वीक भी है। अगर वो कुछ आवाज उठा रही, देखें वी डोंट हैव विमेन कमीशन राइट नाउ हियर, वी यूज्ड टू हैव, हमारे पास थी। मैक्सिमम केसेस पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, वहां औरतें थी, लोग उनसे बात करते थे, कंप्लेंट घर बैठ के ही सॉल्व हो जाती थी। लेकिन मेजर चेंजेस लॉज में कुछ सेंटर की लॉज इंट्रोड्यूस हुए हैं, जैसे सीआरपीसी हमारी यहाँ की खत्म हो गई, आरपीसी यहाँ थी वो खत्म हो गई, सेंटर के एप्लीकेबल हो गए, बट कहीं ना कहीं एनी हाउ दे आर सेम। लेकिन देखें आप लॉज बनाने का तब फायदा है जब आप उन लोगों को लॉज को एक नजर में देखेंगे। आज बहुत बड़ी आपके माध्यम से पहले तो मैं सब लोगों को गणतंत्रता दिवस की बधाई दूंगी। गणतंत्रता दिवस का मतलब है रिपब्लिक होना, गणतंत्रता दिवस का मतलब है सोशलिस्ट होना, गणतंत्रता दिवस का मतलब है कि 26 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया, इनैक्ट किया। आई मीन अडॉप्शन हमने शायद 26 नवंबर 1949 को की है, बट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। कहने का मतलब है कि रूल ऑफ मैन खत्म कर दिया गया, एक किताब का रूल बनाया गया, उस किताब की आंखों में सब बराबर है। तो आप मुझे बताएं कौन बराबर है? आप ही की बात में मैं वापस आ गई कि गरीब के लिए लॉ अलग है, अमीर के लिए लॉ अलग है, लॉ एक ही है जनाब, सिर्फ उसकी इम्प्लीमेंटेशन अलग है। गरीब के लिए लव जिहाद भी है, गरीब के लिए मकान भी है, गरीब के लिए जमीन के ऊपर रहना भी वाजिब नहीं है, गरीब के लिए जो भी आप देखें जो भी लॉज बनते हैं ना, एक्चुअली में आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वो गरीब के लिए बनते हैं। अमीरों को कौन पूछता? कोई नहीं पूछता जी। रेप पीड़ितों को टाइमली इंसाफ नहीं मिलता, इस पर निर्भया कानून भी बनाया गया, बट स्टिल अभी इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं कमी आ रही है, कहीं ना कहीं कोर्ट में सही इंसाफ नहीं मिलता। जिसका ताजा उदाहरण कोर्ट परिसर में एक पिता ने बेटी के बलात्कारी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। जुडिशरी में कहाँ कमी रहती है जो ऐसे इंसिडेंट्स पनपते हैं? वजीर साहिबा मैं आपको बोलूं, जुडिशरी में कमी बाद में रहती है, पहले कमी है हमारी एनफोर्सिंग एजेंसी में, जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है, जो हमारी पुलिस है, जिसको हम कानूनी भाषा में प्रोसिक्यूशन बोलते हैं। आप देखें वक्त पे कंप्लेंट दर्ज नहीं करनी, वक्त पे आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, जो इन्वेस्टिगेशन आप मुझे बताएं अगर कोई एक वारदात आज हुई है तो आज उसकी रिपोर्ट करने के बजाय आप 25 दिन के बाद उसकी रिपोर्ट करेंगे और 25 दिन के बाद आप उसमें इन्वेस्टिगेशन तक शुरू करेंगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि चीजें बदल जाएंगी? यहाँ आधे घंटे में माहौल बदल जाता है, आधे घंटे में। देखें जो क्रिमिनल है उसका दिमाग वहां शुरू होता है जहां आम इंसान का दिमाग खत्म होता है। क्रिमिनल ने तो सब तैयारियां की होती है ना, बचना कैसे है। और ये एक बहुत बड़ी परेशानी है कि जो भी देखिए पुलिस को अपना एटीट्यूड अच्छा करना पड़ेगा, ये मैं आपको बता दूं। पुलिस परेशान करती है गरीबों को, पुलिस परेशान करती है जो पीड़ित लोग होते हैं, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड बन चुका है। अगर विमेन सेंट्रिक लॉज हैं, देखें मुझे भी शर्म महसूस होती है कि अगर 10 केस आते हैं उसमें से सिर्फ एक ही केस जो होता है वो जेन्युइन होता है, आप खुद जानती हैं ये।
आज जी आप भाइयों की लड़ाई हुई, वो क्या, एक भाई क्या करता है, अपनी बीवी को खड़ा कर देता है, प्रॉपर्टी का मसला है, वो अपनी बीवी को खड़ा कर देता है, रेप विक्टिम है। तो इसमें कहीं ना कहीं अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ का है। उसकी वजह से क्या है, जो असली में विक्टिम्स है ना, उनको कोई भी रिलीफ नहीं मिलता, उनको कोई भी उनकी परेशानी दूर नहीं होती। लेकिन ये बात है कि अब देखिए, मैं आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं नहीं कहूंगी कि अगर मैंने एक बंदे को सामने रेप करते हुए भी देखा तो उसको उसी टाइम गोली मार डालो। क्यों? क्योंकि देयर इज अ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। कानून ने एक प्रोसीजर बनाया है जिसको आपको फॉलो करना है। उस प्रोसीजर में ये भी कहा गया है कि कोई भी अगर अपराधी है, जब तक उसकी गिल्ट प्रूव नहीं होती तब तक आपने उसको बिल्कुल इनोसेंट समझना है, but उसको आपने शरीफ समझना है। जी but जी। somewhere it's saying women misuse women's love. Is it need of us to make balance on it? What kind of steps should be taken? Please repeat your question. Please repeat. Somewhere it's saying women misuse women's love. Is it need of us Okay. to make balance on it? What kind of steps should be taken? You are absolutely right. Women are misusing the women laws which are women centric. आप देखेंगे कि हमारी जो आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 15 है, उसमें स्पेसिफिक प्रोविजन बनाए गए हैं कि जिसमें आपको बोला गया है कि आपने औरतों के लिए और बच्चों के लिए स्पेसिफिक लॉ बनाने हैं जो कि राइट टू इक्वालिटी को खराब नहीं करेंगे। आई मीन हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू इक्वालिटी देता है आर्टिकल 14 में, लेकिन साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये भी लिखा गया अगर औरतों के लिए और बच्चों के लिए कोई सेपरेट प्रोविजंस बनाए जाते हैं तो वो उल्लंघना नहीं होगी राइट टू इक्वालिटी की। वो इसलिए किए गए थे क्योंकि अत्याचार होता था बच्चों पर और औरतों पर। मैंने वही आपको कहा कि मैम, अगर औरतें ही इसको अब्यूज करना शुरू कर देंगी, जो कि हो रहा है, आप डेटा देख लें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा देख लें, अगर 5,000 केस दायर होते हैं, हार्डली 2 आदमियों की कन्विक्शन होती है। पहले तो औरतें केस ही परस्यू नहीं करती। आजकल, क्योंकि आजकल क्या हो गया, आजकल ईगोइज्म का जमाना है, आजकल एडमेंट होने का जमाना है, एटीट्यूड का जमाना है। अगर मैंने हस्बैंड की बात नहीं मानी, उसने मेरी बात नहीं मानी, मैं उसको कहती हूँ लेटर आई विल सी यू इन द कोर्ट। क्यों? क्योंकि औरतों को 2 चीजों की नॉलेज हो चुकी है, उनको अपने अधिकारों की नॉलेज नहीं है कि मैंने पढ़कर एक इंडिपेंडेंट बनना है, उसको इसकी नॉलेज है कि खर्चा लेना है हस्बैंड से, उसको ये भी नॉलेज है कि डोमेस्टिक वायलेंस भी कोई नाम की चीज है, उसको ये भी क्रूएलिटी भी है। उसको ये नहीं पता कि मैं अपने आपको पांव पे खड़ा करूं और कोई मुझे अगर छोड़ भी जाए तो छोड़ जाए, कौन सी बड़ी बात है, मैं इंडिपेंडेंट हूं, बिल्कुल, क्या फर्क पड़ता है। आप देखिए, माँ बाप हमें सिर्फ एक बार मिलते हैं, उसके अलावा हर रिश्ता हमें दोबारा मिल सकता है। तो औरतों को पहले अपने अंदर खुददारी लानी पड़ेगी। वो ये जो डिपेंडेंसी का माहौल बनाया ना उन्होंने कि मैं हस्बैंड के बिना जी नहीं सकती, हस्बैंड के पैसे के बिना मैं जी नहीं सकती, ये दिमाग औरतों को अपने ज़हन से निकालना पड़ेगा वजीर साहब। और हमारी कोशिश जारी है और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम औरतों को सेल्फ सफिशिएंट बनाए। देखिए, सेल्फ सफिशिएंट डजंट मीन दैट यू डोंट केयर फॉर योर फैमिली मेंबर्स। Self-sufficiency means in time of trouble, in times of any, problem, you will be supporting yourself. You don't require anybody. तो हम अपनी औरतों को, अपनी बच्चियों को, हमें अपने जो हमारा विमेन फोक है, हमें उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, हमें सशक्त करना है ताकि उन्हें किसी की जरूरत ना पड़े। जी मैम, अब एक नया लॉ, विलेजेस में भी लोगों को अब कंस्ट्रक्शन करने के लिए परमिशन लेनी होगी, इस पर आप? जी देखिए, मैं तो एक्चुअली ये चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये डराने वाली बात है, ये उनको डराने वाली बात है कि भाई आप पहले परमिशन ले, अपनी प्रॉपर जो वहां कमिटीज होंगी वहां से परमिशन ले। देखिए, आप मुझे बताएं, जम्मू में आपको क्या लगता है कि जो रातों रात जम्मू बन रहा है, क्या सब परमिशन लेके बनाते हैं? मुझे पता है मैडम, हमारी म्युनिसिपल कमिश्नर अभी मैडम अवनी है, पहले हमारे पंकज मगोत्रा जी थे, उनसे पहले भी लोग थे, अच्छे लोग हैं, अगर आप उनको अप्रोच करेंगे वो आपकी बात को सुनते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि जम्मू में भी सारे परमिशन लेके घर बनते हैं? यही तो रोना है हमारा, यही तो हमारा रोना है कि यू थ्रो दीज रूल्स, दी परमिशन रूल्स, द मास्टर प्लान, एवरीथिंग टू विंड।
ये सिर्फ रूल रेगुलेशन गरीबों के लिए है। और आप देखें, आप लोगों की, एक्चुअली मैं आपको बताऊं वजीर साहिबा, ये लोगों की परेशानियां बढ़ा रहे हैं। जी एक जो एक गवर्नमेंट होती है ना, एडमिनिस्ट्रेशन होती है ना, वो घर के बड़ों की तरह होती है, माँ बाप की तरह होती है। उनका काम होता है अपने बच्चों की देखरेख करना, ना कि अपने बच्चों की परेशानियों को बढ़ाना। ये अपने बच्चों को देखिए, एक तरफ से आप गांव में, मैंने अभी पिछले आज से 1.5 महीना पहले इन्होंने पब्लिक नोटिस लगाए कि जो भी स्टेट लैंड पर जिनके घर हैं वो निकल जाएं बाहर, हमें दे दें, नहीं तो हम डिमोलिश कर देंगे। जी बिल्कुल। इन्होंने 1 महीना पहले उनको वो तंग रखा। अब इन्होंने बोला कि भाई यू नीड अ परमिशन बिल्डिंग घर बनाने के। भैया अगर आपने ये करना है फिर आप उस पर चले भी, बिल्कुल फिर वो बिल्डिंग परमिशन गांव के एक बेचारे गरीब को परमिशन लेनी है, और जो गांव बड़ा मुखिया है वो बिना परमिशन के घर बनाएगा। बिल्कुल। ये कहाँ का इंसाफ है, मुझे बताए ना। इसके लिए हम सबको इकट्ठे बोलना है। हाँ, मैं कहती हूँ, वन रूल, वन लॉ, वन नेशन, वन टू एप्लीकेबल टू एवरीवन, देन आई डोंट माइंड। वी आर टैक्स पेयर्स, हम भी तो टैक्स पे करते हैं, Yes. हम भी तो देते हैं, हमारे हक हलाल की कमाई है, हमें भी पता है कि अच्छी जगह लगनी चाहिए। लेकिन वही अगर आप एक को परमिशन के लिए एयरपोर्ट तक पहुंचा दिया, और एक बिना परमिशन के रातों रात ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तो ये कहीं ना कहीं आम शहरी जो है, आम नागरिक जो है, क्या वो गांव का है, क्या वो शहर का है, उसको देखें, उसको जागना पड़ेगा। अगर आप अपने हकों के लिए सोए हुए हैं, तो आपको जगाने कानून नहीं आएगा, आपको कानून के पास जाना पड़ेगा। जी जेकेयूटी में पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट लागू है, क्या जेकेयूटी एडमिनिस्ट्रेशन जी। इस एक्ट के ऊपर पूरी तरह अमल करवा रही है? पब्लिक सेफ्टी एक्ट, यस मैम। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, जी, पीएसजीए। ओके ओके। देखिए मेरी बात सुने, जो भी लोग हैं ना, अगर किसी को कोई भी सर्विसेज चाहिए ना, आपको खुद पता है, उसको देखें, हमारे भारत में या हमारे जम्मू कश्मीर में ये कॉन्सेप्ट लागू होता है कि प्यासे को कुएं के पास जाना है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। बिल्कुल ठीक है। अब बात ये, आपको मैंने कहा, आपने भी मुझे बताया कि इतने सारे लॉज हैं, इतना कुछ है, इतना कुछ है। देखिए, अगर आप गिनने आएंगी ना अपनी उंगलियों पे लॉज, आपको लगेगा कि मैं तो सशक्त हूं, आपको लगेगा कि मुझे तो जरूरत ही नहीं है डेवलपमेंट करने की। जी। पर ये ऐसे लॉज हैं जो टूथलेस टाइगर हैं। ये टूथलेस टाइगर है, जब तक इनको एडमिनिस्ट्रेशन इंप्लीमेंट नहीं करेगी वजीर साहिबा, इनका होना नहीं होना एक के बराबर है। आप मुझे बताएं, क्या लोगों को एसेंशियल्स मिल रहे हैं? अब क्यों गवर्नमेंट ने कोविड, आप देखें इतना कोविड बाहर है, इतना वायरस है बाहर, लेकिन गवर्नमेंट ने सब ओपन रख। जी क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट नोज दैट दे कैन नॉट गारंटी द एसेंशियल सर्विसेज टू इट्स पीपल। वो लोग गवर्नमेंट, जी मैम, कोविड गाइडलाइंस फॉलोड प्रॉपर्ली और नॉट? व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस यू सी फ्रॉम कोरोना फर्स्ट वेव टू थर्ड वेव? देखो, मैं एक ही बात करूंगी, मैं तो दुआ करती हूँ ऊपर वाले से कि हे भगवान, हे वाहेगुरु, हे अल्लाह, ये कोविड को दूर भगा दे, क्योंकि जिंदगी ऐसी चल सकती। देखे, बहुत सारे गरीबों से मैंने जब बात की तो उन्होंने कहा कि भूख से मरने से अच्छा है हम कोरोना से मर जाए। बहुत सारे लोगों ने बोला, उन्होंने कहा कि हम अपने घर के अंदर भूख से नहीं मरना चाहते, हमें गिला रहेगा जब ऊपर वाला पूछेगा तुमने क्या किया। तो आप देखें, हाँ, यस, टू बीइंग अ सिटीजन, और मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि उन्होंने जो ये मास वैक्सीनेशन की, उससे इस वायरस को, उसके वायरस की इंटेंसिटी को तोड़ा। और आप देख लेना, हम सक्सेसफुल होंगे, हम सफल होंगे इस वायरस को हराने में, जो कि ये वायरस, यू नो दैट दिस वायरस इज अ मैन मेड, और ये वायरस एक बायोलॉजिकल वॉर है पूरे वर्ल्ड को खत्म करने के लिए। लेकिन हमारी कंट्री ने बहुत अच्छे से टूथ एंड नेल फाइट किया, और आप देख लें बहुत नुकसान हुआ, में बड़े खुशनुमा फैमिली बर्बाद हो गई। आपको पता है, छोटे छोटे बच्चे चले गए, बड़े चले गए, बुजुर्ग चले गए। लेकिन हाँ, मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आपको जब तक ये हम इस पे पूरा कंट्रोल नहीं पा लेते,
आप जब आपको जरूरी है आप जाएं बाहर, जब आपको नहीं जरूरी आप रहें। लेकिन जी हाँ, ये मैं शुरुआत जब ये 2020 में मार्च में आया, मैं तब से लोगों को कह रही हूँ कि अपने चाहने वालों को, अपने घर वालों को, अपने जानने वालों को इस बीमारी के नाम पर कभी नहीं छोड़ना। बिल्कुल आपको पूरी उम्र गिला रहेगा कि आपने एक छोटे से वायरस से डर के अपने लोगों को छोड़ डाला। आप देखें, मैं उन घरों को भी जानती हूँ जहां लोगों ने, बच्चों ने, माँ बाप ने अपने बच्चों की डेड बॉडीज लेने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। जी मैम। क्या कोई वायरस मोहब्बत ममता से ऊपर होता है? नहीं होता। मैं ऑलवेज अपील करती हूँ कि आप अपने लोगों को बिल्कुल ना छोड़ें। हाँ, आप थोड़ी एहतियात बरतें, आप खुद देखेंगे सब सही हो जाएगा, और ऊपर वाला बैठा हुआ है वो सब सही कर देगा। मैम, नशा जम्मू में एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। आए दिन पुलिस कहीं ना कहीं नशे का सामान पकड़ती है। पकड़ी गई नशीली वस्तुओं को डिस्ट्रॉय करने का क्या, अक्सर हमने नोटिस किया जो बच्चे नशीली वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं उन बच्चों को रिहेबिलिटेशन सेंटर ना भेजकर खलास किया जाता है। जो इन चीजों को बेच उन पर कोई दबिश क्यों नहीं की जाती? एनडीपीएस एक्ट में किस तरह के अमेंडमेंट की जरूरत है? आपको मैं एक बात बताऊं, जी आई एम वेरी एक्टिव इन दिस। मेरी एक मैडम है दीपिका महाजन जी, जी उन्होंने भी ऑलरेडी कोर्ट में एक पीआईएल भी चल रही है, कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन वर्सेस, पहले स्टेट था अब यूटी हो गया होगा। उसमें हमारे सुनील सेठी साहब हैं, अमाइकस बनाए गए हैं, कोर्ट ने बनाया उनको। वो टोटली एनडीपीएस पर एक पीआईएल है जो टोटल फोकस है कि ड्रग मैनेज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, to eradicate, to remove this drug menace from Jammu and Kashmir। उसमें मेरी मैडम दीपिका महाजन जी वरिष्ठ वक्ता है, अधिवक्ता है, और उन्होंने भी अपनी एक पीआईएल दायर की जिसका नाम है अथर महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसमें वो बार बार ऑर्डर लेती हैं और बार बार, देखें मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ा फेलियर है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का। डिस्पाइट जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया संजीवनी, लेकिन आप देखेंगे हर जम्मू के कोने में आपको नशीले पदार्थ के रेजिड्यू मिलेंगे, सिरिंजें मिलेंगी, बोतलें मिलेंगी, और बच्चे मिलेंगे आपको बर्बाद जो आंखें बंद करके चलते हैं रोड पे। आप पुलिस को, आप देखेंगे बहुत बड़ा नेक्सस है, ये बहुत बड़ा एक बिजनेस नेटवर्क है बिटवीन पुलिस एंड द ड्रग पेडलर्स। ये बिजनेस, वही पुलिस को हर स्पॉट का पता है कहाँ ड्रग्स मिलते हैं, पुलिस को हर जगह का पता है। और वो जो अथर महाजन वाली पीआईएल है उसमें मेरी मैडम ने ये बोला कि जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर भी जगहें हैं जहां पर ड्रग्स मिलते हैं। और आप देखें, मुझे लग रहा है आज के टाइम पर टेररिज्म से और एक्सीडेंट वगैरह से ज्यादा सबसे बड़ा थ्रेट ही नशा है, और नशा ही अल्टीमेटली टेररिज्म की तरफ ले जाता है, क्रिमिनलिटी की तरफ ले जाता है। क्योंकि आपने 200 रुपए की एक अफीम या एक भुक्की या जो भी आपने बेचनी है, नारकोटिक बेचना है, उस नशे के इन्फ्लुएंस में आप उस बच्चे से मर्डर करवा लो किसी का भी, उसको क्या पता मैं किसको मार रहा हूँ। तो ये आप देखें, ये आपका, हमारा, सबका। और यस, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, मैंने खुद विजिट किए। अब नाउ दे आर वर्किंग वेरी वेल, बच्चे रिफॉर्म होके आते हैं, बच्चों को अंदर लिया जाता है, और ऐसा नहीं है वो जेल नहीं है, बाहर वालों के लिए वो जेल है, लेकिन अंदर उनको दिखाया जाए। और मैं वजीर साहिबा आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी किसी दिन एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आप रखें ड्रग मैनेज इन जम्मू एंड कश्मीर, और उस पर आप एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को भी बुलाएं, आप सोशल जो लोग एक्टिव हैं उनको भी बुलाएं, और आप पुलिस के लोगों को भी बुलाएं, और आप सवाल करें उनसे कि आप क्या करें, ये इस वक्त सबसे बड़ा थ्रेट है, ना कि जम्मू कश्मीर को बल्कि भारत को। जेकेयूटी एडमिनिस्ट्रेशन की मैनेजमेंट को आप कितने जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए प्लीज। जेकेयूटी एडमिनिस्ट्रेशन की मैनेजमेंट को मैं आपको सच बोलूं, अगर कोविड मैनेजमेंट देखनी है तो मैं उनको 10 से 8 नंबर तो जरूर दूंगी। क्योंकि इररिस्पेक्ट, देखें हम बहुत पिछड़ी हुई जम्मू एंड कश्मीर है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ अच्छा काम किया उन्होंने कोविड मैनेजमेंट को। लेकिन कोविड मैनेजमेंट में जेकेयूटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी ज्यादा मैं नंबर देना चाहूंगी पुलिस वालों को, जिन्होंने रोड पर फ्रंट लाइनर होकर, आप देखें, मुझे याद है एक वक्त वो भी था जब इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में फैलाया जी, कोरोना फैला दिया तबलीगी वालों ने, तबलीगी जमात कोरोना फैला गई। आज तो हमें नहीं पता है, आज तो लोग भूल भी गए तबलीगी कौन है, लेकिन जो डैमेज इन्होंने किया उनको किया। बट आई रिमेम्बर उस टाइम पर पुलिस को ये आदेश था कि कोई भी अगर कोविड पेशेंट मिलता भी उसको जिप्सी में डालकर
क्वारंटाइन सेंटर फेंको। जी, तो बिल्कुल। एक बहुत बड़ा दिल रहा है हमारी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का, मतलब आई सल्यूट टू देम। आई मीन वो टेररिज्म को भी फाइट कर रहे हैं, बीमारियों को भी फाइट कर रहे हैं। सो पुलिस को तो मैं 10 में से 10 देना चाहती हूँ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को मैं 10 में से 8 दूँ। ओके मैम, आप अपना प्रीशियस टाइम शो को देने के लिए थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, चिट चैट शो में आज बस इतना ही। मिलेंगे जल्दी ही किसी नई पर्सनालिटी से विद आवर शो चिट चैट विद दलजीत वजीर। देखते रहिए न्यूज रिव्यूज। जय हिंद, जय भारत।